बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने जलसे की तैयारियां अपने आखिरी मराहिल में उनकी पहुंच गई हैं और कल जलसा है, यानी 5 तारीख को वहां पे जलसा है। 5 तारीख को इमरान खान साहब को जेल में 3 साल मुकम्मल होने वाले। कल मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान ने कैसी जेल काटी और बाकी सब ने कैसी जेल काटी, कितना फर्क है इमरान खान की जेल में और बाकी लोगों की जेल में। बहरहाल जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने इसको सेमीफाइनल करार दिया। वो ये कहते हैं जलसा जो है ये सेमीफाइनल है, हम इसमें 10 लाख लोगों को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद फिर हम फाइनल में जाएंगे और इमरान खान साहब की रिहाई के बगैर हम वापस नहीं आएंगे। सुहेल आफरीदी ने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं, जुनैद अकबर ने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं और अब उनकी बारी है कि वो अपने दावों को सच साबित करें। देखिए, बैरिस्टर गौहर से आप कभी भी कोई उम्मीद ना रख सकते हैं, ना उन्हें अकाउंटेबल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें इमरान खान साहब ने पार्टी का चेयरमैन बनाया था इसलिए ताकि वो गिरफ्तार ही ना हो। इमरान खान साहब को पता था सारी पार्टी भी गिरफ्तार हो जाएगी, ये बंदा गिरफ्तार नहीं होगा, इसलिए इमरान खान साहब ने उन्हें पार्टी का चेयरमैन बना दिया। तो वो ये जानते थे। सलमान अकरम राजा साहब एक कानूनी आदमी है और उन्होंने सारी जिंदगी आइन, कानून और इन चीजों में गुजारी है। वो पॉलिटिकल जद्दोजहद के बारे में वो उस तरह से नहीं जानते, ना उनका वो तजर्बा है, ना वो इतने पुराने हैं। तो असल जो मलबा पड़ेगा वो पॉलिटिकल लोगों के ऊपर पड़ेगा, जो इस वक्त असेंबलियों में भी बैठे हुए हैं, सेनेट में भी बैठे हुए हैं और जिनको इमरान खान साहब ने बड़े ओहदे दिए हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, खासतौर पर जहां पे उनकी हुकूमत है। तो अब 10 लाख आदमी इकट्ठा होता है या नहीं होता, कल के दिन में ये पता चल जाता है। जिस तरह अलीमा खानम के लिए लोग निकले हैं, उससे देख के तो लगता है कि बहुत बड़ा एक इज्तिमा हो जाएगा और बहुत बड़ा एक जलसा हो जाएगा। लेकिन अगर वाकई जो वो करना चाह रहे हैं वो कर पाए और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को इकट्ठा कर पाए, मुश्किलात में इजाफा ही होगा, कोई आसानी उनके लिए नहीं बनेगी। अलीमा खानम ने कुछ बयान दिए, मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि ये गई थी मियां वाली। उस हवाले से उन्होंने कहा जी हम बगैर इतला के मियां वाली पहुंचे थे, अगर इतला देते तो इस्तकबाल के लिए आने वालों को चश्मा बैराज से ही उठा लेते। जो कारकुन निकले उनको भी पुलिस ने उठा लिया। लाया अमल यह है कि लोग तैयार रहें, लोग बहुत गुस्से में हैं, जहां से गुजरते हैं लोग सड़कों पर निकल आते हैं। हमने 4 जगहों पर रुकना होता है, 14 जगहों पर हमें रुकना पड़ता है। ये जो तासुर दे रहे थे कि लोग नहीं निकलते, हमने देखा कि लोग निकलने के लिए तैयार हैं और लोग जिद्दोजहद के लिए भी तैयार हैं। अब एक और बात अलीमा खानम ने कही कि क्या पंजाब कोई दूसरा मुल्क है, ये खुद चोरी करे और फिर कहे कानून उनके साथ है, पुलिस भी उनके साथ नहीं है, बस अफसरान को उन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ है, वरना सिपाही तो हमारी वीडियोस बना रहे थे, हम आपको दिखा नहीं सकते, फिर उनकी नौकरियां चली जाएंगी, खतरे में पड़ जाएंगी। जिस तरह आप मीडिया को नौकरी का खतरा होता है, इसी तरह पुलिस वालों को भी नौकरी का खतरा होता है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि हम आपकी आजादी के लिए भी खड़े हैं, आपको भी सहाफत की आजादी के लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन आप नहीं खड़े हो रहे। ये बात तो ठीक है, मीडिया तो बिल्कुल ही सत्तू पी के सो गया। मीडिया के अंदर एक जान हुआ करती थी एक दौर में, लेकिन अब बिल्कुल ही एक बेजान जिस्म की तरह पड़ा है। नॉर्मली जो मीडिया में पुराने लोग थे उनके ताल्लुकात पीएमएलएन से या पीपल्स पार्टी से थे, यही 2 पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, तो ज्यादातर लोग तो इन दोनों ने काबू कर दिए। लेकिन जो नया मीडिया है ना, जिसको आप सोशल या डिजिटल मीडिया कहते हैं, या नौजवान जो पाकिस्तान की मीडिया में है गुज़िश्ता 5-10 साल में, वो कहीं ना कहीं आवाज उठाते हैं, जोर लगाते हैं, कोशिश करते हैं, फिर गिरफ्तार होते हैं, फिर छूटते हैं, फिर कोशिश करते हैं, फिर गिरफ्तार होते हैं। पाकिस्तान में सहाफत के जो बड़े बड़े नाम हैं, आप कोई भी नाम उठा लें जो आजकल प्रोग्राम्स करते हैं, तज्जिया देते हैं, बहुत सारा कुछ, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ये अब बोने बनना शुरू हो गए नौजवानों के सामने। इकबाल ने कहा था ना कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, ये आ गया वो दौर। ये हमारे बड़े बड़े नाम सहाफत के, जिन्होंने बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए हैं, बड़े बड़े कॉलम्स लिखे हैं, बड़े नामवर शख्सियात वो रहे हैं, उनके पास लफाजी तो खूब है, लेकिन जिद्दोजहद के अंदर, अमली सहाफत के अंदर वो नौजवानों से बहुत पीछे रह गए। हमारे नौजवान जो है वो ना सिर्फ खुलकर बोलते हैं, बल्कि वो जेलें भी काटते हैं, वो कैदे भी काटते हैं, वो तशद्दुद भी बर्दाश्त करते हैं, जाली मुकदमात भी बर्दाश्त करते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर दोबारा लड़ते हैं, तादादम होकर लड़ते हैं। तो माजी में अगर कोई सहाफी कभी एक आध दफा भी गिरफ्तार हो जाता था ना, तो उसको सर पे उठा लिया जाता था और अगले 10-20 साल उसके यूं ही गुजर जाते थे कि देखे मैंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। लेकिन आज जो नौजवान है वो जिस तरह की कुर्बानी दे रहे हैं, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। ये जवानों को पीरों का उस्ताद कर, जो इकबाल ने कहा था, अल्लामा इकबाल ने, ये वही हो रहा है। हम होता हुआ देख रहे हैं कि नौजवान सहाफी वाकई बहुत आगे निकले हैं। फजल रहमान साहब ने एक बड़ा मुतालबा किया, उनका मुतालबा है जी कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। वो ये कहते हैं कि महमूद खान अचकजई साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर हैं,
وہ ایک علاقے کے یا پشتون بیلٹ کے لیڈر نہیں ہے. اپوزیشن لیڈر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو پورے ملک کی اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس انہیں چاہیے کہ وہ بلائیں. اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر ہم اپنی جماعت کو کہتے ہیں ہم بلا لیتے ہیں, فضل الرحمان نے کہا. تو دیکھیں جو اس وقت بلوچستان میں ہو رہا ہے, جو اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے, جو اس وقت خیبر پختونخوا میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے, ان تمام چیزوں کو لے کر اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو اکٹھا کرنا بہت ضروری ہے. وہ بیٹھے اور بیٹھ کر بات کریں گے پاکستان کے ساتھ آپ نے کیا کیا. جتنا ظلم اور بربریت ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اس کے نتیجے میں پاکستان لگاتار نیچے جا رہا ہے. آپ صرف معیشت کی مثال لے لیں کہ سن 2000 سے لے کر اب تک کا ایک ڈیٹا میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی اس ڈیٹا کو شیئر کیا ہے. یہ سن 2000 میں پرویز مشرف پاکستان کا سیاہ اور سفید کا مالک تھا. آج 25 سال کے بعد صورتحال کیا ہے وہ دیکھ لیں آپ. سن 2000 میں ہر پاکستانی کی جو فیکس آمدن تھی, یعنی ایک پاکستانی جتنا پیسہ پورے سال میں ایوریج کماتا تھا سن 2000 میں, وہ $2880 تھی. اس وقت بھارت کے اندر جو ہے وہ 2010 یعنی پاکستان سے بہت کم, بنگلہ دیش کے اندر 1628 یعنی اس سے بھی بہت زیادہ کم. اور یہ پاکستان کے اندر پاکستانی جو ہے وہ بھارتی شہریوں سے اور بنگلہ دیشی شہریوں سے زیادہ پیسہ بناتے تھے. 2880 بمقابلہ 210 اور 1620. اور ایک جو پاکستانی ہے وہ ایک بھارتی سے کتنا زیادہ خوشحال تھا سن 2000 میں؟ 43% زیادہ. اور بنگلہ دیش سے 77% زیادہ خوشحال تھا ہر پاکستانی. اور آج جو ہے وہ پاکستان کی فیکس آمدن $6480 ہے. بنگلہ دیش کی جو پاکستان سے بہت کم تھی وہ بڑھ کے ہو گئی ہے $9180. اور بھارت کی جو پاکستان سے کم تھی وہ بڑھ کر ہو گئی ہے $12560. پہلے پاکستان کی فیکس آمدن ان سے ڈبل ہوا کرتی تھی اور آج ان کی فیکس آمدن پاکستان سے ڈبل ہے. یعنی پہلے ہر پاکستانی زیادہ پیسہ بناتا تھا بھارت اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں, اور آج ہر بنگلہ دیش کا شہری یا بھارت کا شہری پاکستانی شہریوں سے زیادہ پیسے بناتا ہے. اور خوشحالی والے انڈیکس میں اگر آپ دیکھیں تو پہلے پاکستانی بنگلہ دیشیوں سے جو ہے وہ 77% اور بھارتیوں سے 43% زیادہ خوشحال تھے, اور آج جو ہر بھارتی ہے وہ پاکستانی سے 94% زیادہ خوشحال ہے, جبکہ ہر بنگلہ دیشی جو ہے وہ پاکستانی سے 42% زیادہ خوشحال ہے. 26 سال کے اندر ہم نے یہ گند مارا پاکستان میں, یہ کیا پاکستان کے ساتھ. اس میں جناب حکومتیں آئی ہیں, ایک تو پرویز مشرف کی حکومت تھی, پھر نواز شریف کی ایک پنجاب میں حکومت آ گئی اور پیپلز پارٹی کو 5 سال ملے, پھر نون لیگ کو 5 سال ملے, پھر پی ٹی آئی کو 3 سال ملے, اور اس کے بعد سے لے کر اب تک 5 سال سے دوبارہ نون لیگ براجمان ہے. یعنی اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ 8 سال آپ مشرف کے ڈال لیں اور 10 سال آپ نون لیگ کے ڈال لیں اور لگ بھگ 10 سال ہی آپ پیپلز پارٹی کے ڈال لیں کیونکہ انہوں نے مل کر اقتدار کے مزے لیے ہیں, اور 3 سال آپ پی ٹی آئی کے ڈال لیں. تو ذمہ دار تو پھر یہی روایتی پولیٹیکل پارٹیز ہوئی نا. دیکھیں محسن نقوی کے سٹیٹمنٹ کے حق میں جو وسیم اختر ہیں ایم کیو ایم کے وہ بھی آ گئے. یعنی ایم کیو ایم کے لوگوں نے کہا جناب ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا سسٹم کولیپس کر گیا ہے,